और स्वागत है आपका करंट अफेयर एमसीक्यू सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले नज़र डाल लेते हैं एक बार टॉप न्यूज पर, जिसमें से पहली खबर है कि वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स ने अभी हाल ही में 17 मंथ का लोवेस्ट पॉइंट अचीव किया है। ये रिपोर्ट देखिए जारी की गई है किसके द्वारा? F&AO के द्वारा, F&AO, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट जारी की है। ज़रा इसको आप दिमाग में रखिएगा कि वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स F&AO के द्वारा जारी किया जाता है और इसने अभी हाल ही में 17 मंथ का लोएस्ट अचीव किया है, जिसका एवरेज पॉइंट 62.5% है। एवरेज पॉइंट, हालांकि ये याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको क्या याद रखने की ज़रूरत है, उसमें से आपको ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है और F&A के द्वारा जारी किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड न्यूज़ पर, और सेकेंड न्यूज़ है आपके लिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका एक ट्विन समिट ऑर्गेनाइज होगा इन ईयर ऑफ 2021 जनवरी में, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल अपनी एक एनुअल जो है मीट सबमिट करती है। कहाँ पर? दावोस में। याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड का एक शहर है जहाँ पर, कहाँ? दावोस में, ठीक है, दावोस में। तो यहाँ पर इस बार ट्विन समिट ऑर्गेनाइज की जाएगी। दोस्तों, ये पहली बार ऐसा होगा कि जब ट्विन समिट यानी ये ऑर्गेनाइज की जाएगी 2021 में, तो ये वर्चुअली समिट होगी। वर्चुअली समिट का मतलब है ये फिजिकल, इसमें कोई भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलेंगे। ये पहली बार जो होगी ये वर्चुअल समिट होगी। और एक बात और आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो ट्विन समिट होगी, इस समिट का थीम क्या होगा? तो वो थीम होगा द ग्रेट रीसेट, ठीक है, द ग्रेट रीसेट। ये चीज़ याद रखना है आपको, ग्रेट रीसेट ये इसका थीम होगा इस बार का, ठीक है। लिख लीजिएगा, द ग्रेट रीसेट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्विन समिट 2021 दावोस शहर। अच्छा, एक पॉइंट आप बताइएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दोनों चीज़ें देखिए, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, F&AO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और दूसरा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। दोनों चीज़ें फटाफट कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। तो ऐसी ही कुछ न्यूज़ के लिए आप एग्जामशाला को फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, जहाँ पर मिलेंगे आपको डेली अपडेट, और ये अपडेट आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक टेस्ट दे रहा हूँ। ये टेस्ट 5 क्वेश्चंस का है। ज़रा इस क्वेश्चंस को पढ़िएगा, उन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। जिसमें से पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लवनी, नक्टा, कोली, लेजिम, गाफा, दही कला, दशावतार ये एक फोक डांस है, कौन से स्टेट के हैं ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पणजी एक, मतलब पणजी जो है कैपिटल है गोवा का, और ये कौन से रिवर के किनारे पर स्थित है ये आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि विष्णुपाद टेम्पल ये कहाँ पर है, ठीक है। ज़रा फटाफट बताइए आप इन तीनों क्वेश्चंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि पारादीप पोर्ट कहाँ पर है, और फिफ्थ क्वेश्चन में कि 11th ब्रिक्स समिट 2019 की कहाँ पर आयोजित हुई थी, ज़रा ये बताइएगा। अब हम बात करते हैं पहले एमसीक्यू पर। तो बढ़ते हैं पहले एमसीक्यू पर। फर्स्ट एमसीक्यू, जिसमें से आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत फार्माकोपिया कमीशंस फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी डिपार्टमेंट बनाने की घोषणा की है। इसको रीस्टैब्लिश किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं कि फार्माकोपिया कमीशंस और इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी क्या है। देखो, फार्माकोपिया का मतलब है यानी एक ऐसी मेडिसिन्स, ऐसी कमीशन बनाया जाए जहाँ पर हमें पुरानी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन, इनको बढ़ावा मिले, और साथ साथ में हमारे यहाँ पर मेडिसिन और होम्योपैथिक यानी यूनानी पद्धति और जो होम्योपैथिक पद्धति थी इसको बढ़ावा दिया जाए। तो
ये सभी इनिशिएटिव हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं बच्चों, ये सारे इनिशिएटिव आयुष मिनिस्ट्री के अंतर्गत लिए गए हैं। ठीक है, आयुष मिनिस्टर इस समय कौन है, जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा आयुष मिनिस्ट्री कौन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया है। जी हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कोलकाता पोर्ट। अगर हम यहाँ पर ये बात करें श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, तो देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू की पहली सरकार में इंडस्ट्रीज यानी उद्योग विभाग के मंत्री थे। बाद में इन्होंने कांग्रेस से यानी पार्टी से अलग होकर, मंत्रिमंडल से अलग होकर अपनी एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था भारतीय जनसंघ, और जो आगे चलकर एक नई पार्टी बनती है जिसका नाम होता है बीजेपी। तो जो सत्तारूढ़ पार्टी है इनके नाम का और ज़्यादा जो है बढ़ावा देकर यहाँ पर कोलकाता पोर्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा गया है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस पर्पज के लिए एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स बनाने का निर्णय लिया है। किस उद्देश्य के लिए, ये चीज़ याद रखना है आपको थोड़ा सा, किस उद्देश्य के लिए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज इसका पर्पज क्या है। देखिए, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का जो मेन पर्पज है वो ये है कि हमें इन्वेस्टमेंट जो बाहर से आ रही है, जो ग्लोबल्स इन्वेस्टर्स जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए हर डिपार्टमेंट में पूरी तरीके से क्लियरेंस हो। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज इनका मेन पर्पज ये है कि बाहर से आने वाली इन्वेस्टमेंट या बाहर से आने वाली किसी भी इन्वेस्टर को पूरी तरीके से हर डिपार्टमेंट में क्लियरेंस मिले, हर मिनिस्ट्री के अंतर्गत टाइमली क्लियरेंस मिले। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स की। तो ये जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स बनाया गया है इसका मेन ऑब्जेक्ट होगा ये कि यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में ये एक पाइपलाइन का काम करेगी, जिससे हमारे जो एफडीआई का इन्वेस्टमेंट है उसकी ग्रोथ लगातार बनी रहे। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स जिस पर्पज के लिए बनाया गया है अभी तक वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या रही है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में एक क्योस बन जाता है, जिसके कारण हमारे यहाँ पर एफडीआई इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से प्रभावित होता है। तो बात समझ में आ गई। अब मैंने इसको पूरा को कंटेक्स्ट आपको समझा दिया, अब आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो आंसर है क्या, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। बात समझ में आई, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ठीक है, आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में किस देश के साथ कोऑपरेशन किया है इन द एरिया ऑफ एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो इसके लिए एग्रीमेंट साइन किया गया है किस देश के साथ, तो इसका आंसर है भूटान। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर कंटेक्स्ट समझा देता हूँ। देखिए, कंटेक्स्ट ये है कि एनवायरनमेंट के क्षेत्र में इंडिया और भूटान पहले से भी काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, लेकिन अब जो नया समझौता जारी हुआ है उसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है कि भूटान और इंडिया एयर, वेस्ट मैनेजमेंट, केमिकल्स और यहाँ पर क्लाइमेट चेंज पर काम करेंगे एक साथ। तो इसके लिए एक एमओयू साइन हुआ है। आई होप आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि स्वदेश का फुल फॉर्म क्या होता है।
सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि स्वदेश है क्या। देखिए, स्वदेश केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा एक नया इनिशिएटिव है। ये इनिशिएटिव किस लिए है कि जो बाहर से अभी माइग्रेंट वर्कर आ रहे हैं, यानी दूसरे देशों से, उनके लिए एक हम डेटाबेस तैयार करें जिनमें उन सभी स्किल्ड वर्कर का हमारे पास डेटा हो कि कौन सा वर्कर किस फील्ड में सबसे बेहतर काम करता है, और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज हम उनको ये डेटा प्रोवाइड करेंगे। तो इससे क्या होगा कि बाहर से आने वाले सभी वर्कर्स को हमारे यहाँ पर ही रोज़गार मिलने में उन्हें मदद होगी। बात समझ में आ गई? तो ये जो नया इनिशिएटिव लिया गया है, ये वंदे भारत मिशंस के अंतर्गत जो रिटर्न होने वाले सिटीजन्स हैं उनकी हेल्प के लिए लिया गया है। और इस मिशन के अंतर्गत एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एक साथ काम कर रही हैं। तो अब आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है। तो आंसर है दोस्तों, स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ठीक है, बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स, ये इसका एग्रेशन डेट कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, आपको ये बताना है। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है 4 जून। ये क्यों होता है? देखिए, जब कभी भी कोई भी घटना होती है, कोई विक्टिम्स होता है, कोई भी चीज़ होती है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग जो होते हैं उनमें बच्चे होते हैं, जिन पर फिजिकल, मेंटली और इमोशनली उन पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किए जाते हैं। तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स को मनाने का निर्णय लिया है, ऑफ एग्रेशंस। ठीक है, तो 4 जून याद रखिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम ऑफ एग्रेशंस। ठीक है, 4 जून को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट रिलीज की जाती है। ठीक है, तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अब वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जरूर जारी की जाती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो इस साल की जो रिपोर्ट जारी की गई है, ये रिपोर्ट कोविड-19 पेंडेमिक के चलते सबसे सीवियर मतलब समझ रहे हैं, सबसे कठिन दौर है इस समय इकोनॉमिक ग्रोथ का। ठीक है, और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखाई देगा इकोनॉमिक ग्रोथ पर, ऐसा मानना है वर्ल्ड बैंक का। मानना है वर्ल्ड बैंक का लगभग 60 मिलियन लोग गरीबी यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले गए हैं इन द ईयर ऑफ 2020। तो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट क्राइसिस है इस समय की। ठीक है, आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने अभी हाल ही में इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको घटा दिया है। तो ये जो रेटिंग है ये पहले Baa2 थी और अब इसको घटाकर कितना कर दिया है ये आपको बताना है। तो देखिए, बी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर आपको 3 अदर ऑप्शन में आपको एलिमिनेट कर लेना है। तो देखिए, इसका सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है Baa3 कर दिया है, और ये एक नेगेटिव रेटिंग मानी जाती है। जी हाँ, ये एक नेगेटिव रेटिंग मानी जाती है, यानी जब इंडिया किसी भी फॉरेन करेंसी से लोकल करेंसी में कोई एग्रीमेंट करता है, तो फॉरेन करेंसी वाला कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी जो लोन देने वाला इंस्टीट्यूट है, वो किसी भी कंट्री की रेटिंग को चेक कर ही लोन देता है, चेक करके लोन देता है। बात समझ में आई? अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है। तो देखिए, ये कोहला एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, कहाँ पर? पीओके में। तो पीओके में यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, हम जानते हैं ये हमारा ही एक हिस्सा है। ठीक है, यानी इंडिया का ही एक हिस्सा है। तो इंडिया का हिस्सा होने के बावजूद चाइना और पाकिस्तान
इन दोनों ने अभी हाल ही में एक MOU साइन किया है कि पीओके में झेलम रिवर पर, जी हाँ किस पर, झेलम रिवर पर एक प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे। और ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो पाकिस्तान में चीप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का होगा। तो बात समझ में आई। इसको याद रखना है कि कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पीओके में है और कौन से रिवर पर है, तो झेलम रिवर पर है। इसको जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि देपसांग एक एरिया है, ये कहाँ पर है। तो देखिए, जो हम लोग पाकिस्तान के साथ एक बॉर्डर शेयर करते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर के अलावा पीयूके का जो बॉर्डर है हमारा और पाकिस्तान का, उसको हम लोग बोलते हैं LOC। LOC का मतलब होता है यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। उसी तरीके से चाइना का जो हम बॉर्डर शेयर करते हैं अक्साई चीन में, यानी कश्मीर में ही एक हिस्सा है अक्साई चीन, उस हिस्से को हम लोग बोलते हैं चाइना और बॉर्डर के साथ अक्साई चीन। तो देपसांग हमारा हिस्सा है। अब देपसांग में खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रही है। तो इसलिए ये चर्चा में है। आपसे अगर पूछा जाए कहाँ पर है, तो ये लेह लद्दाख में पड़ेगा प्रेजेंट टाइम पर, और देपसांग यानी अक्साई चीन का एक हिस्सा है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको, ठीक है। बात करते हैं 11 क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है कि इंडिया ने भी हाल ही में पहली बार एक वर्चुअली मीट की है। वर्चुअली मीट की है किस कंट्री के साथ, और उस कंट्री के साथ इन्होंने 7 एग्रीमेंट साइन किए हैं। तो देखिए, पहली बार इंडिया और किसी दूसरे कंट्री के साथ ये पहली वर्चुअल बायलेटरी एग्रीमेंट है। तो ये किसके साथ साइन किया गया है, ये साइन किया गया है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। जी हाँ, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फर्स्ट बायलेटरल वर्चुअल समिट है। नोट कर लीजिएगा इसको, फर्स्ट बायलेटरल वर्चुअल मीट है ये, ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये वर्चुअली मीट में 7 एग्रीमेंट्स पर साइन किए गए, जिसमें से डिफेंस, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और ये जो है मुद्दे अहम रहे हैं, ठीक है। अब आपको इसमें से एक क्वेश्चन बताना है। वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ऑस्ट्रेलिया के नए इस समय जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, ज़रा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। 7 एग्रीमेंट कौन कौन से हैं ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक फटाफट बता देता हूँ एक लाइन में। पहला है साइबर सिक्योरिटी, तो उसके बाद है माइनिंग प्रोसेसिंग, और उसके बाद है म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट, और उसके बाद है फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट और एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स। तो ये सातों हैं, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है कि यूनियन कैबिनेट ने भी हाल ही में वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट बनाने की घोषणा की है, जिसमें आपको ये बताना है कि प्रेजेंट टाइम पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है। ये आप होमवर्क में अटेम्प्ट करिए, मैं आपको कंटेक्स्ट बता रहा हूँ। जी हाँ, अटेम्प्ट जरूर करिएगा। तो होमवर्क में आपसे ये पूछा है, होमवर्क तो हो गया है ना, कंटेक्स्ट में आपको ये बताना है। तो कंटेक्स्ट में आपसे ये पूछा है कि वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट जो होगा उसका उद्देश्य क्या होगा। तो उद्देश्य ये है कि हम अब पूरी तरीके से एक ऐसा मार्केट बनाएंगे जहाँ पर किसी भी तरीके का इंटर स्टेट यानी स्टेट के अंदर ही किसी भी तरीके की कोई ड्यूटी वगैरह नहीं लगेगी। हम एक ऐसा मार्केट बनाएंगे जहाँ पर हर मंडियों में जो किसानों का अनाज बिकने जाता है वहाँ सब जगह पर रेट पूरी तरीके से ट्रेड फ्री हो, यानी टैक्सेस फ्री हो। ऐसा मार्केट हम लोग बनाएंगे एग्रीकल्चर के लिए और MSP को बढ़ावा मिल सके। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है कि बासु चटर्जी जो भी हाल ही में 4 जून को इनका देहांत हो गया, ये कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते थे। तो देखिए, आपको पता होगा ये बिलोंग करते थे फिल्म मेकर से, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में की ई4 और 4 अदर ऑब्जेक्ट हैं जो अर्थ से पास होंगे नासा की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, की4 का जो नाम दिया गया है वो किससे दिया गया है। ये कॉमेट्स हैं, सैटेलाइट हैं, प्लैनेट हैं, एस्ट्रॉइड हैं, क्या है। तो देखिए, ये है एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं,
ये होते हैं एक सेलेस्टियल बॉडी जो मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है, वहाँ पर सन के अराउंड बहुत ही तेज़ी से क्या करते हैं, राउंड करते हैं। लेकिन कभी कभी इनका जो डायरेक्शन होता है वो हट जाता है अपनी दिशा से और किसी भी दिशा में चल सकते हैं। ये बात समझ में आई। अगली बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है कि 51 एनुअल समिट है किसका, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ये कहाँ होगा, ये आप बताइए। इसको मैंने न्यूज़ में भी आपको डिस्कस किया है, तो वहाँ से आप इसको दोबारा सुन सकते हैं अगर आपको नहीं पता, लेकिन आप ये क्वेश्चंस को होमवर्क में अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। तो ये है आज का ये लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वो क्वेश्चंस जो मैंने आपको अटेम्प्ट करने के लिए दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैंने आपको अटेम्प्ट करने के लिए क्या दिया था, याद है आपको? यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था अटेम्प्ट करने के लिए, कुछ डांस परफॉर्म पूछे थे आपको, जिसमें थे लवनी, नटका, कोली, लेजिम, गाफा, है ना। ये कौन से राज्य में आयोजित किए जाते हैं? तो ये सारे जो हैं आयोजित किए जाते हैं महाराष्ट्र में। जी हाँ, याद रखना है आपको, कहाँ पर? महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि कुचिपुड़ी एक क्लासिकल डांस है, कौन से प्रदेश में ये आयोजित किया जाता है, ये आपको बताना है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो पणजी, पणजी गोवा की राजधानी है, ये कौन से रिवर के किनारे है? तो ये है मांडवी रिवर। जी हाँ, मांडवी रिवर, ठीक है। अगली बात करते हैं हम लोग विष्णुपाद टेम्पल। तो विष्णुपाद टेम्पल जो है वो गया में है, गया यानी बिहार में। और गया में ये विष्णुपाद टेम्पल किसने बनवाया था? रानी अहिल्याबाई, नाम याद रखना, रानी अहिल्याबाई इन्होंने बनवाया था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि पारादीप पोर्ट कहाँ है? तो पारादीप पोर्ट देखिए है, वो है उड़ीसा में, उड़ीसा में, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है कि 11 नहीं सॉरी 5th क्वेश्चन है कि 11 ब्रिक्स समिट कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो 11 ब्रिक्स समिट आयोजित किया गया था ब्राज़ीलिया में, याद रखिएगा, कहाँ पर? ब्राज़ीलिया में। और इस बार का कहाँ होगा, याद रखेंगे, ब्राज़ील के बाद क्या आएगा? रशिया। तो रशिया में आयोजित होगा 2020 का। और इस बार का जो थीम था, थीम क्या था? थीम याद रखिएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेशन फ्यूचर्स, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर डिस्कशन। गॉड ब्लेस यू ऑल।